चलो अभी एक नया कंसेप्ट करते हैं. लेट्स डू अ न्यू कंसेप्ट. फ्यू न्यू कंसेप्ट्स विल बी डूइंग. राइट डाउन द हेडिंग. Everyone please write down the heading. Binomial coefficient versus term. ये नया कंसेप्ट है. Everyone please. तो इसका मतलब कि समझते हैं ये तीनों क्या होते हैं. तो जैसे मान लो हमारे पास ऐसा है ax प्लस by रेज टू पावर n. तो इसका जनरल टर्म बताइए क्या होगा. तो ये होगा NCR ax रेज टू पावर n माइनस r और by रेज टू पावर r. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ NCR a रेज टू पावर n माइनस r, b रेज टू पावर r, x रेज टू पावर n माइनस r और y रेज टू पावर r. तो ये जो है ना, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट. बाइनोमियल कोफिशिएंट. और इस पूरे को हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट. इस पूरे को कहेंगे कोएफिशिएंट और इस पूरे को क्या कहेंगे, टर्म. यही है बस, इतनी सी बात. ये पूरे को कहेंगे टर्म. तो ये लिख लो. तो एग्जाम में या क्वेश्चन में जो भी टर्म वो यूज करते हैं, जो भी टेक्निकल डिटेल वो यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में इन चीजों का अप्लाई करेंगे. अगर वो बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो ये सब छोड़ देंगे आप. भले ही ये कोफिशिएंट है, भले इनको छोड़ दो. लेकिन अगर सिर्फ उन्होंने कोफिशिएंट कहा है तो इनको भी कंसीडर करो. अगर उन्होंने टर्म कहा है तो एक्स वाई सब कुछ आ गया उसमें. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट. नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट. नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट. तो पहले इसको समझते हैं, फिर हम इसको एक पैटर्न दे देंगे या जनरलाइज कर देंगे. तो जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा है x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. देन लेट्स से इट इज रिटन x प्लस वाई होल क्यूब, तो दिस इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब. फिर x प्लस वाई रेज टू पावर 4. कोई बता सकता है ये कितना होता है, x प्लस वाई रेज टू x पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस वाई रेज टू पावर 4. तो ये 3 सफिशिएंट है ऑब्जर्वेशन के लिए. तो एक्चुअली ये जो है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, राइट. क्योंकि ये कैसे होता है, ये होता है 4C0. दिस इज 4C0 ओनली. 4C0 ये है ना 4C0. ये क्या है 4C1. ये क्या है 4C2. ये क्या है 4C3. ये क्या है 4C4. तो पूछा है कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है, तो बीच वाला. यहां भी क्या कहेंगे, बीच वाला. अच्छा, यहाँ पे बीच वाले 2 हैं क्योंकि 4 टर्म्स है ना, तो 2 मिडिल टर्म्स होंगे. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दोनों सेम होंगे. आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, अरे 2 हैं तो उसमें ग्रेटेस्ट कौन होगा. जब 2 लोग विनर हैं तो दोनों ने सेम मार्क्स स्कोर किए हैं. हाँ? दोनों सेम हमेशा होगा. क्यों नहीं, कोफिशिएंट अलग हो सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट की यहाँ पे बात की जा रही है. हाँ, जो मैंने हेडिंग दिया है वो दिया है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट. कोफिशिएंट नहीं कहा है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट. तो कंसेप्ट ये है कि जब भी आपसे कहा गया ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो जो मिडिल टर्म एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा वही ग्रेटेस्ट होगा. यही कंसेप्ट है. तो इसको लिख लो. इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू पावर n या ax प्लस by रेज टू पावर n, इन द एक्सपेंशन ऑफ ax प्लस by रेज टू पावर n, in the expansion of ax plus by raised to power n, the coefficient of middle term, the binomial coefficient of middle term is greatest. In the expansion of, हाँ क्या अच्छा मिडिल नहीं बोला क्या मैंने. In the expansion of ax plus by raised to power n,
द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज ग्रेटेस्ट. द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज ग्रेटेस्ट. द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज ग्रेटेस्ट. नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट हेडिंग. ये हो गया ना. ये जस्ट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि इस तरह से ये समझते हैं कि जो मिडिल टर्म होगा वो ग्रेटेस्ट होगा. मिडिल टर्म कैसे कैलकुलेट करना है, ये बहुत आसान है. जैसे अगर कहा गया कि, इसको ध्यान से देखना, मिडिल टर्म कैसे कैलकुलेट करना है. आपको अगर कहा गया कि x प्लस वाई रेज टू पावर 50, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म बताओ, तो अगर ये 50 है तो टोटल टर्म्स कितने, 51. और 51 अगर टोटल टर्म्स हैं तो बीच वाला टर्म कौन सा होगा, हाँ 26 होगा. आप टोटल टर्म कितने, 51, तो आपको बीच वाला टर्म पता करना है, तो इसमें 1 ऐड करके बाई 2 कर दो तो ये 26. जैसे मान लो टोटल 3 टर्म्स हैं, तो जैसे मान लो आप ये कंसेप्ट भूल गए, तो आप क्या करोगे, छोटे से आप वेरीफाई कर लोगे. जैसे मान लो 3 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म तो आप सबको पता है ना, 3 टर्म्स है तो मिडिल टर्म क्या होगा, दूसरा होगा. तो इसमें +1 करके बाई 2 कर लो, तो सेकेंड ही आ रहा है ना. तो इस तरह से आप छोटे से एग्जाम्पल को लेकर के ये कंसेप्ट वेरीफाई कर लेना अगर भूल गए तो. और मान लो x प्लस वाई रेज टू पावर 25 है, इसमें मिडिल टर्म बताओ क्या होगा. तो पहले तो सोचो इसमें टोटल टर्म कितने होंगे, 26, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, हाँ तो 26 है ना, नहीं 26 है, तो इसमें मिडिल टर्म इमीडिएटली इसको आधा करो, कितना हो गया 13 एंड 14. 13 एंड 14 मिडिल टर्म. हाँ ये अलग बात है, जब आप बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करेंगे तो अगर आपको 13 निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो आपका उधर 12 चलेगा. ये थोड़ा ध्यान रखना, तो इसमें हर एक स्टेप में ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, इज इट ओके. नेक्स्ट हेडिंग लिखना. अच्छा ये लिख लो पहले अच्छे से. नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेटेस्ट टर्म. सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा. अगर ग्रेटेस्ट टर्म की बात की जाए तो सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट टर्म. नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेटेस्ट टर्म. तो ग्रेटेस्ट टर्म में कोई रूल नहीं है, एक फॉर्मूला है. द आइडिया इज कि कोई भी टर्म ग्रेटेस्ट हो सकता है. एनी टर्म कैन बी ग्रेटेस्ट. डिपेंड करता है कि जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू क्या है. तो इसमें आप चाहो तो लिख सकते हो. ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि एनी टर्म कैन बी ग्रेटेस्ट. सबसे पहले तो यही जानना है. बाइनोमियल कोफिशिएंट में फिक्स है, जो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वही ग्रेटेस्ट होगा. लेकिन जब ग्रेटेस्ट टर्म की बात की जा रही है तो सबसे पहले तो यही हमें जानना है कि एनी टर्म कैन बी ग्रेटेस्ट. एनी टर्म कैन बी ग्रेटेस्ट. तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं. तो इसका प्रूफ तो नहीं है बट डायरेक्ट फॉर्मूला है ये जानने के लिए, तो इसके फॉर्मूले को एज इट इज ही लर्न करना है. जैसे मान लो ax प्लस बी वाई रेज टू पावर n, इसके एक्सपेंशन में आपको ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए, तो आप कैसे करेंगे, आप ये कैलकुलेट करोगे, r इज m-1 एंड m इंक्लूडिंग है, m-1 और m इंक्लूडिंग है. r की वैल्यू इनके बीच में होनी चाहिए. अब ये m क्या है, हाँ m क्या है, तो m की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, n+1, यानी ये जो है इसमें 1 ऐड करो, एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n+1 और 1 प्लस मॉड ऑफ ax अपॉन by. इसे कैलकुलेट करोगे और r की वैल्यू यहां से, r इज लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस. ठीक है, मेक श्योर कि r जो है ना वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. मान लो m आपने कैलकुलेट किया, m आ गया आपका 2.5 फॉर एग्जांपल. m की वैल्यू कैलकुलेट किया, m आ गया 2.5, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 से 2.5. तो अब r की वैल्यू बताओ कितनी है, r की वैल्यू 2 है. जो इंटीजर होगा वो आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो यानी कि 2 हो गया, यानी कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हुआ, हाँ थर्ड हुआ ना. नहीं समझा, ये m आपने कैलकुलेट किया, वो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा m कैसे कैलकुलेट करना है. इस फॉर्मूले से आप m कैलकुलेट. तो r इज लाइंग, m की वैल्यू 2.5 है, तो r इज लाइंग बिटवीन 1.5 एंड 2.5 ना, m-1 एंड m. तो r की वैल्यू कितनी हो गई, एक इंटीजर ही लोगे ना. 1.5 और 2.5 के बीच में इंटीजर कौन सा आता है, 2 आता है.
तो r की वैल्यू 2 हो गई। तो अगर r 2 है तो हम किस टर्म की बात कर रहे हैं? थर्ड टर्म की ना, t r+1 होता है ना, यानी थर्ड टर्म इज द ग्रेटेस्ट। उसकी वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे तो आप वैल्यू निकाल देना ऐसे करके। हाँ, प्रूफ नहीं है इसका, मेरे पास प्रूफ इसका नहीं है, बट ये डायरेक्ट ऐसे आर की, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा हो गया तो मान लो m की वैल्यू आ गई 4, फॉर एग्जाम्पल m की वैल्यू 4 आ गई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे? m की वैल्यू तो ये तो 3 हो गया और 4 हो गया, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट कौन सा टर्म हुआ? अरे नहीं, ये भी तो इक्वल टू है r की इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो r की इंटीजर वैल्यू आप क्या क्या लोगे? 3 भी लोगे और 4 भी लोगे। तो अगर 3 लोगे यार तो किस टर्म की बात कर रहे हो? 4th टर्म की। और 4 लोगे तो ये दोनों ही टर्म ग्रेटेस्ट होंगे। अब आप कहोगे दो टर्म कैसे ग्रेटेस्ट हो सकते हैं? सेम ही होंगे, ये दोनों ही इक्वल होंगे और दोनों को ही आप ग्रेटेस्ट कहोगे। आप चाहे कैलकुलेट करके देख लेना, दोनों इक्वल ही आएंगे। ऐसा 3 कैसे हो सकते हैं? 3 आप बताओ, m की एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए r की 3 वैल्यूज आती हैं। ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि r इज ऑलवेज m से m-1 से m ना। ऐसा प्रूफ नहीं है लेकिन इसका, ये मतलब डायरेक्ट कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड। प्रूफ है क्यों नहीं? होते हैं प्रूफ तो है, मेरे पास नहीं है, चाहिए होगा तो ढूंढ के निकालना पड़ेगा। लेकिन मैथ्स में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका प्रूफ ना, कोई ना कोई एक फाउंडेशन है जहां से कोई चीज बन के आ रही है। मतलब ऐसे रैंडमली तो बनी नहीं है, मेरे पास अभी नहीं है इसका। तो ये ग्रेटेस्ट टर्म के लिए ये कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट कंटिन्यूइंग सॉल्विंग द क्वेश्चन। अच्छा, ये एक चीज और है, मान लो ये जो हमने अभी डिस्कशन किया, इसमें आप ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? इसका सोच के बताना इसका क्या आंसर होगा। अभी एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो आपका ये ax प्लस बी वाई रेज टू पावर n की कोई फॉर्म है, इसमें कहा गया ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, तो आप ऐसे करके ग्रेटेस्ट टर्म बता दोगे। लेकिन अगर आपसे कहा गया ग्रेटेस्ट टर्म का कोफिशिएंट बताओ, तो आप कैसे बताओगे? उसमें हाँ, देखो उसमें x और y भी होंगे ना, टर्म मतलब x और y भी होंगे, तो x और y को आप 1 रख देना, तो बचेगा क्या? कोफिशिएंट ही तो बचेगा। अगर आपसे कहा गया ग्रेटेस्ट टर्म का कोफिशिएंट निकालो, तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट टर्म पता कर लो, ग्रेटेस्ट टर्म निकाल लो, उसमें x और y जो भी है उसकी वैल्यू 1 रख देना, तो बचेगा क्या? कोफिशिएंट ही तो बचेगा। वैसे करके तो ऐसे कर लेना। इसको लिखना है तो लिख सकते हो, क्योंकि 3 चीजें हमने डिस्कशन की ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और टर्म। तो कोफिशिएंट अगर आपको ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कहा जाए, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करना है? वो मिडिल टर्म का होगा। ग्रेटेस्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करना है? इस वाले फॉर्मूले से। और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करना है? उसमें ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करो और जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, दिस इज हाउ। ये लिख लेना तनिष, इस चीज को लिख लेना, नहीं तो फिर जब क्वेश्चन आएगा तो नहीं, आप सुने ही नहीं मैंने क्या कहा, बताओ। हाँ, तो ग्रेटेस्ट टर्म का कोफिशिएंट बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वो क्वेश्चन आएगा तो फिर मिस हो जाएगा। आपने सुना पार्थ? तो क्यों क्लास में क्या कर रहे हो? क्लास में क्वेश्चन तो कर रहे हो, क्वेश्चन घर पे भी करो ना थोड़े बहुत। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े पीछे हो गए तो 2 क्वेश्चन घर पे करके आओ, बट ये कंसेप्ट तो सुनो। कंसेप्ट ये है कि हमने ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, अब देखो मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। जब मैं बता रहा हूं तो उसको सुनो। जब ग्रेटेस्ट टर्म का कोफिशिएंट, सॉरी, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, हाँ मिडिल टर्म। सुनो, पहले ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट ही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल। फिर नेक्स्ट ग्रेटेस्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस मेथड से। ठीक है, फिर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, पहले ये ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे। ग्रेटेस्ट टर्म में आपका x और y भी आएगा ना, तो x और y की वैल्यू 1 रख दो, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप 1 रख दो, तो कोफिशिएंट बचेगा ना। दिस इज समथिंग आई डिस्कस्ड राइट नाउ।
तो इसको लिख लो, नहीं तो फिर फ्यूचर में अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे, फिर वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल में ए और बी नहीं आएगा, ए और बी कोई नंबर रहेंगे, तो वेरिएबल जो भी है एक्स और वाई, उसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे 1, तो कोफिशिएंट ही तो बचेगा। तो ग्रेटेस्ट टर्म, इसका जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। मतलब पहले तो ये पता कर लो कि आर की वैल्यू क्या है, फिफ्थ टर्म। हाँ, लेकिन उसके लिए भी पहले आपको आर की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, फिफ्थ वाला टर्म ग्रेटेस्ट है या सेवेंथ ग्रेटेस्ट है। उसके बाद हाँ करेक्ट, उसके बाद जनरल टर्म निकाल लो, फिर एक्स और वाई को 1 रख दो। हाँ, इवन यहाँ भी आप एक्स और वाई को 1 रखोगे तभी तो बात बनेगी। तो ए अपॉन बी ही करोगे सिर्फ, यहाँ पे भी एक्स और वाई को यहाँ भी 1 रखोगे, बिकॉज यू आर नाउ गोइंग टू कैलकुलेट द, जैसे मान लो अगर आपसे कहा गया ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करो, तो वहां पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी होगी, क्योंकि जब तक आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता है तो ग्रेटेस्ट टर्म आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ग्रेटेस्ट टर्म जो डिपेंड करते हैं ना, वो बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग आगे पीछे होता रहता है ग्रेटेस्ट टर्म, तो वो गिवन होगी क्वेश्चन में। लेकिन अगर ये वैल्यू नहीं गिवन है और आपसे पूछा गया ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैलकुलेट करो, तो बाय डिफॉल्ट आप अपनी तरफ से इसकी वैल्यू 1 दे दोगे। हाँ, इसमें ही 1 रखोगे तो ही m की वैल्यू आएगी। और अगर उन्होंने कहा ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करो, तो वो एक्स और वाई की वैल्यू क्वेश्चन में देंगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखना, फाइंडिंग रिमाइंडर्स। ये आपको मजा आने वाला है, फाइंडिंग रिमाइंडर्स, रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज, इसमें हम टाइम देंगे, कुछ भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, आपको डेफिनेटली टाइम देंगे और हर एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, लेकिन वी हैव टू कवर ऑल्सो। तो फाइंडिंग रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं? तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कुछ हम अपना एक कंसेप्ट बनाने वाले हैं, थ्योरी बनाने वाले हैं, और इस थ्योरी को फॉलो करने से चीजें इजी हो जाएंगी। बाकी मैं आपको रेगुलर मेथड भी बताऊंगा, बट इसको फॉलो करने से चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले ये कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मान लो 14 है, 14 और 14 को आप 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर 2 आएगा। ये सबको समझ में आया, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं कि किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको एक्सेप्ट कर लेना कि जब हम 3 को 14 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हम इसको 5 टाइम ले जाएंगे, तो कितना आएगा? तो ये -1 आ गया। तो ये रिमाइंडर ये सही है क्या? ये क्या? ये गलत रिमाइंडर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 14 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो मुझे 2 रिमाइंडर मिलेंगे, एक तो 2 मिलेगा, एक -1 मिलेगा। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो फॉल्स रिमाइंडर को भी हम ट्रू बना सकते हैं। कैसे? ये -1 है ना, -1 में आप वो ऐड कर दो जिससे आपने डिवाइड किया, तो ये ट्रू बन गया। तो आप कहो कि ये सब करना ही क्यों? इसको इसलिए करते हैं हम क्योंकि ये जो -1 है ना, इसमें हमें 1 से डील करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें 2 से डील करना पड़ रहा है। तो 1 से डील करना आसान हो जाता है। जब बड़ी बड़ी पावर्स होती है ना, जैसे मान लो 1 की पावर 100 करो तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर मैंने पूछा -1 रेज़ टू पावर 100 तो, और 2 रेज़ टू पावर 100, अब कोई नहीं बोलेगा। तो 2 से डील करना थोड़ा मुश्किल होता है जब बड़ी बड़ी पावर्स आती है, बट 1 से डील करना आसान होता है। इसलिए हम निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लेके चलते हैं, जो कि गलत है, लेकिन सही बना देते हैं हम लास्ट में। निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हम इसको फिर सही बना देते हैं। तो ये लिख लेना, निगेटिव रिमाइंडर, ये आपको थोड़ा सीखना है। फिर हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अरे किया है? ओके, हाँ, तो ये थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बार ये लिखना, निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट। हाँ, फट क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन। लेकिन इस कंसेप्ट के साथ आपको रेगुलर मेथड भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये लगता ही नहीं है, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी हम बताएंगे और ये भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये निगेटिव रिमाइंडर, सबसे पहला जो कंसेप्ट हमको सीखना है वो ये। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, अच्छा पहले इसको लिख लो, ये दोनों एग्जाम्पल लिखना, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। लेकिन फॉल्स को ट्रू कैसे बनाना है ये हम जानते हैं। जो भी निगेटिव रिमाइंडर आता है इसमें आप 3 ऐड कर दो, जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसको ऐड कर दो, तो ये सही रिमाइंडर आ जाएगा। जो भी ट्रू रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा। तो फॉल्स को ट्रू बना देते हैं। फिर नेक्स्ट लिखना एडिशन ऑफ रिमाइंडर। नेक्स्ट लिखना एडिशन, या सिंपली ऐसे लिखो एडिशन रूल, रिमाइंडर के कॉन्टेक्स्ट में एडिशन रूल।
सबसे पहले हेडिंग डाली होगी फाइंड द रिमाइंडर्स, राइट? तो उसमें लिखना है एडिशन रूल। तो एडिशन रूल क्या होता है? राइट डाउन द हेडिंग एडिशन रूल। एडिशन रूल, तो जैसे मान लो 43 है प्लस 34 है और इसको मुझे 7 से डिवाइड करना है। हाँ, तो 43 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा ना। अरे 43 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। और 34 को 7 से डिवाइड करो, नहीं 6 तो इतना बड़ा नंबर थोड़ी, -1 आएगा ना, -1 आएगा। तो इसका रिमाइंडर 1 और -1 को ऐड कर दो। अच्छा, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसको ध्यान से समझना। ये हम शॉर्टकट लिखने का तरीका सीख रहे हैं। ये 0 इक्वल है मतलब रिमाइंडर 0 है। ये पूरी चीज 0 के इक्वल नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ आएगा इसका वैल्यू आएगा, बट ये हम रिमाइंडर के बारे में बात करें इसलिए इज इक्वल टू 0 लिखे। अब आप इनको ऐड करो, कितना आएगा? 77 इज डिविजिबल बाय 7, 11 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ऐसे ही अगर 40, नहीं छोटे नंबर लेते हैं, 12 ले लो, 12 इंटू 11, ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, ये है मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इसको आप करो 7 से डिवाइड करो। ये 7 नहीं लेते हैं, क्या ले लें? 4 3 5, 5 ले लेते हैं। 5 नहीं, मजा नहीं आएगा। 5 ले लेते हैं और इसको फिर 14 कर देते हैं और इसको 11 ही देने देते हैं, ठीक है। अब 14 को 5 से आप डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा? -1 आएगा। और 11 को डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर? 1। आप इसमें 4 भी कह सकते थे, लेकिन 4 बड़ा नंबर हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा? तो माइनस रिमाइंडर होते हैं क्या? ऐसे थोड़ी रिमाइंडर होते हैं, तो ये गलत है ना, तो इसको सही बनाओ। तो -1 में आप क्या करोगे? 5, जिससे डिवाइड करो उसको ऐड करोगे, तो आंसर कितना आएगा? 4। अब 11 और 14 को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 14 14, 4 5 1, 154 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे 4 ही तो आएगा। 154 को अगर 5 से डिवाइड 150 तो 4 ही तो आएगा ना। तो ये है एडिशन रूल, ये है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इसको अगर समझेंगे ना, नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल, तो हम जो क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी जल्दी कर पाएंगे ऐसा। तो ये लिख लेना, रिमाइंडर के क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम नेगेटिव रिमाइंडर, एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, इसमें बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करेंगे, बट ये वाला भी कंसेप्ट पता होगा तो इससे भी होगा, बाइनोमियल थ्योरम से भी होगा। तो क्वेश्चन शुरुआत होती है यहाँ पे 23 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 देखो, दोनों तरीका बताते हैं, बाइनोमियल वाला भी और ये वाला भी। ये लिख लिया ना सब कुछ? हाँ, नहीं लिखा? अच्छा, तू लिख लो फिर। अच्छा, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये पता है? तो नहीं लिखना है तो एटलीस्ट हेडिंग लिख लो, जिससे कि पता चले कि हाँ हमने डिस्कशन किया है। और नहीं लिखा फिर से लिख दूं क्या मैं यहाँ पे? अच्छा, पूरा नहीं लिखा, कुछ भी, कोई भी एग्जांपल ले लो, छोटे छोटे। मैंने भी रैंडम एग्जांपल ही लिया था, कोई रैंडम एग्जांपल लेके कर लो। इसका बताओ, 87 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 11, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? -10। इसका रिमाइंडर 10 आएगा। 10 रिमाइंडर, इतना फास्ट हो गया। ये शॉर्टकट मेथड है, जल्दी से। इसको 87 को 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -1 आएगा और इसका रिमाइंडर 1 आएगा। फर्स्ट वाले का -1 थोड़ी, रिमाइंडर -1 होता है क्या कभी? नहीं, वैसे नहीं, अरे वैसे ही बताना है। -1 तो गलत आंसर है, वो तो मैंने पहले बताया ना, ये फॉल्स है। 12, हाँ 12 करेक्ट। तो देखो फर्स्ट वाला देखते हैं, 51 रेज टू पावर कितना है? 25, और इसको 13 से डिवाइड करना है। हाँ, बता दे एक बार ये बता लें, इसको समझो पहले, इस चीज को। 51 रेज टू पावर 25 को 13 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप क्या करो, आप ये 51 को कितनी बार लिखोगे?
25 टाइम्स 51 इंटू 51 इंटू 51 और डिवाइडेड बाई 13। अब 51 को 13 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा ना, तो ये -1 आएगा और इसका कितना आएगा? तो -1 कितनी बार हुआ? तो -1 रेज़ टू पावर 25 कितना हुआ? -1, तो रिमाइंडर कितना हो गया? -1 हो गया ना रिमाइंडर, तो -1 प्लस 13, तो इतनी जल्दी से हो गया ये। तो एक तो ये हो गया। इसका दूसरा मेथड समझो, जो कि कभी कभी ये शॉर्टकट काम नहीं करता है, कुछ प्रॉब्लम्स में ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा। जहां जहां ये करेगा डेफिनेटली आप अप्लाई करो, जल्दी से आंसर आएगा, लेकिन जहां अप्लाई नहीं करता वहां पे इसका मेथड देखो क्या है। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 51 रेज़ टू पावर 25 अपॉन 13। अब ये जो 51 है ना, इसको आप नहीं 50 प्लस 1 मत करो, हाँ 52 माइनस 1 करो। क्यों 52? क्योंकि 52 इज डिविजिबल बाई 13। तो आप कोई क्लोजर नंबर लो जो 13 से डिविजिबल हो। 51 के क्लोजर नंबर लो जो 13 से डिविजिबल हो। 52 माइनस 1, ये बाइनोमियल से कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। और फिर इसको एक्सपेंड करो। 52 माइनस 1 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? 25 C0 और 52 रेज़ टू पावर 25 और माइनस में तो हाँ, और प्लस 25 C1 52 रेज़ टू पावर 24 और -1 रेज़ टू पावर 1। इस तरह से आप लिखते चले जाओ और लास्ट में क्या आएगा? 25 C 24 और 52 और -1 रेज़ टू पावर 24, करेक्ट? एंड प्लस 25 C 25 और 52 की पावर 0 हो जाएगा और -1 रेज़ टू पावर 25। ये वही है x प्लस वाई रेज़ टू पावर n का एक्सपेंशन। और इसको मुझे 13 से डिवाइड करके सोचना, इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये सब मन में कर सकते हो। तो देखो, इसको अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ये तो 52 है ना इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो 52 इज डिविजिबल बाय 13। जहां जहां 52 है उस टर्म को अगर आपने 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। तो 52 कहां तक है? 52 लास्ट तक है, एक्सेप्ट दिस वन, सेकेंड लास्ट तक 52 है। यानी ये सब को आपने इसमें एडिशन रूल लगा दो, इसको आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 बचा, 0 बचा, 0 0 0 0 0। अब बस यही है। तो इसमें देखो, ये तो 1 हो गया, -1 रेज़ टू पावर 25 कितना हो गया? -1, -1 अपॉन 13। अब -1 अपॉन 13, तो -1 और 13, तो ये 0 टाइम जाएगा, तो -1, तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा, तो -1 प्लस 12 प्लस 13 तो 12 है। तो ये है आपका बाइनोमियल मेथड, जो कि आपको कुछ जगह पे लगाना पड़ेगा जहां पे आपका ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी आई वुड सजेस्ट कि चलो रिमाइंडर वाले मेथड सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें दिस इज नॉट द ओनली वन। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो हमें अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। इसके अलावा एक कंसेप्ट मैं और बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनना, ये सब नोट करते चलो, ठीक है? रिमाइंडर वाले सारे कंसेप्ट एक ही जगह मैं बता देता हूँ, एक ही साथ बता देता हूँ। आता हूँ अभी आपको सारे आंसर्स बताता हूँ वन बाय वन। पहले ये समझाना बाइनोमियल से कैसे करेंगे। ये एक इजी क्वेश्चन था और इसमें आपको बाइनोमियल से कैसे करेंगे ये समझना है। इस क्वेश्चन को बाइनोमियल से नहीं करना है, सिर्फ पहली बार हम कैसे कर रहे हैं बाइनोमियल से ये समझना है। ठीक है, डोंट सॉल्व द क्वेश्चन राइट नाउ, पहले इसको समझ लो, सारे रूल्स को समझ लो अच्छे से, फिर हम एक साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक और रूल है, इसको इरेज करो, क्या लिख रहे हो अभी? अच्छा ठीक है, इसको लिख लो। क्वेश्चन तो हो जाएंगे सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पहले समझ लो। समझने में कुछ प्रॉब्लम आ गई ना, तो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे वहां पे फिर आप अटकोगे, इसलिए इसको समझ लो। हमने क्या किया, इसको ब्रेक करना, वो भी कैसे करना, बड़ा अच्छे से करना। 50 प्लस 1 नहीं, 52 माइनस 1, क्योंकि 52 इज डिविजिबल बाय 13 ना, तो 51 के आसपास हमें एक ऐसा नंबर लेना है विच इज डिविजिबल बाय 13 और उसको एक्सपेंड कर दो, उसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, और एक्सपेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे ये तो सब 52 है, हर जिस भी टर्म में 52 है वो तो 13 से डिविजिबल होगा ही होगा, यानी कि रिमाइंडर आएगा ही नहीं 0। तो इसमें एडिशन रूल लगाओ, इसका रिमाइंडर प्लस इसका रिमाइंडर प्लस, तो ये सब 0 ही बचा लास्ट में -1 अपॉन 13। तो -1 अपॉन 13 करोगे तो रिमाइंडर 13 ही आएगा, तो सॉरी रिमाइंडर -1 ही आएगा, तो -1 तो फॉल्स है, -1 प्लस 1 कर प्लस 13 कर दो, तो दिस इज 12। और इस मेथड से करो तो ये 12 आएगा, बट ये मेथड रिकमेंडेड है, जल्दी जल्दी हो जाएगा।
हालांकि जेई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन सीईटी में मिल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। सीईटी में, जेई में ऐसे नहीं मिलेंगे। जेई में मतलब बढ़िया लेवल अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहे। ठीक है, तो एक कंसेप्ट और डिस्कशन करते हैं। हो गया ये? तो ये कंसेप्ट ये है कि जैसे मैं अगर कहूं कि जो a माइनस बी है, क्या a माइनस बी इज डिविजिबल बाई a माइनस बी? यस और नो? यस। तो ये कैसा क्वेश्चन है? फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें, नहीं, a क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई a माइनस बी? फिर अगर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें, तो क्या ये डिविजिबल बाई a माइनस बी? और a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4, क्या ये डिविजिबल बाई a माइनस बी? तो a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर, क्या दिस इज डिविजिबल बाई? तो ये एक स्टेटमेंट लिख लो, इज, ये बहुत काम आता है और ये जेई का फेवरेट है, दिस डिविजिबल बाय a माइनस बी। ठीक है, जैसे मान लो कहा जाए 40 रेज टू पावर 30 माइनस 20, नहीं नॉट 20, 35 रेज टू पावर 30, और पूछा जाए 35 नहीं 34, तो बताओ दिस इज डिविजिबल बाय विच नंबर? 6। दिस इज डिविजिबल बाय 6। 40 माइनस 34 is 6. a raised to power n minus b raised to power n is divisible by a minus b. This is divisible by, पूछा जाए is this divisible by 2? Yes or no? Is this divisible by 3? Yes or no? Is this divisible by 6? Yes or no? Yes. बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, आप वो कर सकते हो। तो एक ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरा इसके प्लस वाले में देखते हैं, क्या a प्लस बी, हाँ क्या रहता है? हाँ तो वो मान लो भूल गया, अब कैसे पता करोगे? तो ये छोटे वाले से पता करेंगे, छोटी छोटी वैल्यू लेके। a प्लस बी इज डिविजिबल बाई a प्लस बी, और a क्यूब प्लस बी क्यूब इज डिविजिबल बाई, तो छोटा वाला ले लेंगे ना। और बाकी हमको पता नहीं, a रेज़ टू पावर 5 प्लस बी पता नहीं है, तो इसलिए ज्यादा जाते नहीं है। तो यहाँ पे हम अपनी थ्योरी बना लेते हैं कि ये जो है ना इज डिविजिबल बाई a plus b if n is odd integer, odd positive integer। हाँ वो सब लिख सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उसमें अपना कुछ भी इंटेलिजेंट इन्वेस्ट करो। आप सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे इवन है ऑड है, ऐसा सिर्फ यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो इवन है ऑड है। नेगेटिव क्यों होगा? नेगेटिव होगा तो नीचे भी आ गया ना फिर वो a क्यूब बी क्यूब, a क्यूब बी क्यूब भी a प्लस, हाँ वो भी डिविजिबल होगा। तो इसको, हाँ सही है, इसको हटा ही दो, एक इंटीजर होना चाहिए, ऑड इंटीजर कर सकते। हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी ऑड इंटीजर, n इज ऑड इंटीजर। तो ये दोनों बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं, अगर ये ऑब्जर्व कर पाए आप तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है, नहीं तो फिर हम रेगुलर मेथड इसमें मत लगाना। ठीक है, तो लाओ स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। रिमाइंडर वाले क्वेश्चन करो, बाकी वो जो पीछे रह गए हैं क्वेश्चन वो हम बाद में देखते हैं, बट रिमाइंडर वाले क्वेश्चन पहले हम सारे रिमाइंडर वाले खत्म करेंगे, इसके बाद देन यू गो बैक पीछे वाले क्वेश्चन करना। हाँ जल्दी जल्दी बताओ किसका क्या आंसर है। किसी का नहीं जमा तो मैं बताऊंगा यहाँ पे। इसका 1 है, 1 करेक्ट है, सेकंड का 1 करेक्ट है, फिर नेक्स्ट करेक्ट, नेक्स्ट किसी थर्ड का जो आंसर है ना वो है 4। थोड़ा दिमाग लगाएंगे। कौन सा पूछ रहे हो? थर्ड पूछ रहे हो, तो थर्ड है 3 रेज़ टू पावर 2022, और इसको किससे डिवाइड करना है? 5 से। अब आप क्या सोचोगे? 3 इंटू 3 इंटू ऐसा करके, तो इसका -2, नहीं ऐसे मत सोचो, आप क्या करो यहाँ पे कर लो 3 स्क्वायर, तो अगर 3 स्क्वायर कर लोगे क्या ये 9 बन जाएगा? 9 बन गया तो इसकी पावर हो जाएगी 1011। अब 9 इंटू 9, क्योंकि 9 और 5 में 1 का रिलेशन है ना, मतलब हाउ इट इज 9 इंटू 9 इंटू
अब 9 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 9 को 5 से -1 आएगा ना। कहाँ -1 और कहाँ 2? 2 से थोड़ी हम डील करेंगे, -1 से इजी है ना। तो आप इसको इस तरह से कर लो, 9 में कन्वर्ट कर लो। अंडरस्टूड ना? तो जल्दी से आंसर आएगा। 2 से करेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। तो ये वाली भी चालाकी आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन आप बैकएंड पे ये जो रेगुलर मेथड है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपका शॉर्टकट काम नहीं किया तो रेगुलर मेथड ही काम में आएगा, जो कि बाइनोमियल है। फर्स्ट अच्छा, रिपीट हो रहा है क्या? अरे यार, ये क्या घटिया क्वेश्चन पेपर है। इसको देख लेना, करेक्शन है ये। आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 9 नहीं करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको नहीं करना है। तो जल्दी हो गया ये थोड़ा। विच वन? अच्छा, फोर्थ में कह रहे हो कि 2021 2023 इज डिवाइडेड बाय 7। तो देख लेते हैं, 2021 और ये है 2023, दिस इज डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसको कैसे करेंगे बताओ? अच्छा, ये इसको करेंगे तो -2 आ रहा है, तो कर दें क्या -2? तो 2021 और इंटू 2021 ऐसे कितनी 2023 टाइम्स 7, तो ये कितना हो गया? -2 हो गया। ये भी -2 हो गया, तो ये हो गया -2 रेज़ टू पावर 2023। ऐसा हो गया ना। तो आप क्या करो, इसको ऐड करो, कितना आता है? 3 + 2 5, 5 + 2 7। नहीं, बात बनी नहीं। इसको क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, -2 रेज़ टू पावर 22 और इंटू -2 इंटू -2 ना। अब देखो, इसको आप क्या करो, अभी ये क्यों मैंने इसको काउंट किया था, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं? क्योंकि 2 क्यूब जो होता है वो 8 होता है। 2 क्यूब, हाँ हाँ, 2 क्यूब 8 होता है ना। देखो, ये माइनस साइन तो इग्नोर करो, क्योंकि ये वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 क्यूब 8 होता है, तो आप क्या करो, 8 रेज़ टू पावर लिख दो। इसको 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 6 7 4 एंड डिवाइडेड इनटू -2 तो रहेगा ही, और 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू तो सबका 1 1 आएगा ना। ये 1 हो गया, तो ये -2। अरे देखते देखते ही 5 आ गया। अरे ये तो इतना, इसका आंसर 5 है। अरे आसान। इसको बाइनोमियल से भी आप कर सकते हो, इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हो, बट ऐसे भी कर सकते हो। 6th का, 5th का, 5th क्या है? 2022 है क्या? हाँ, 1 करेक्ट है। एक्सपर्ट हो गया। हाँ, 1 जल्दी जल्दी, ठीक है, बढ़िया किए हैं क्या? अच्छा, तो बिना बाइनोमियल थ्योरम के कर लिया आपने। हाँ, ठीक है। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, तो वो आपका टेस्ट होगा फिर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 तक सिर्फ रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन तो भरपूर प्रैक्टिस मिलेगी, और इस प्रैक्टिस से फिर आप किसी भी एग्जाम में रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम्स कर पाओगे। बस इतने ही घुमाते हैं, इससे ज्यादा नहीं घुमाते। सारी घुमाने वाली प्रॉब्लम्स आपके शीट में। 2022 वाला कह रहे हो ना? हाँ, 1 है, पकड़ लिया। हाँ, इसका मतलब ये जितने भी क्वेश्चन आप शॉर्टकट से कर रहे हो, इन सारे क्वेश्चंस को बाइनोमियल से किया जा सकता है। या ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 तक ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट कर लो एंड दैट्स इट। बाकी के क्वेश्चन आप बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आप कर सकते हैं घर पे, लेकिन 30 तक सारे क्वेश्चंस रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये जो 8th क्वेश्चन है ना, 7th और 8th, ये अच्छा, ये मैं बता देता हूँ। 7th और 8th सुनो ध्यान से, कैसे करेंगे। इसको ध्यान से सुनना, 7th और 8th कैसे करेंगे। ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। और वो ये है, जैसे मान लो
करेक्ट, वही करना है। जैसे मान लो, इसको ध्यान से सुनना, जैसे 3 को अगर मैंने 11 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 से 9, रिमाइंडर कितना आएगा 2। अब बताओ अगर मैंने 22 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो अभी देखो 11/3 इसमें रिमाइंडर आता है 2, लेकिन अगर मैं 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसमें रिमाइंडर कितना आता है? इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आई बात? देखो यहाँ पे 2 आया बट यहाँ पे 4 आया। इस चीज को समझो, ये आप एग्जाम्पल में लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम इसमें यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने 11/3 इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो इसका रिमाइंडर आएगा उसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप इसको समझ सकते हो। तो अभी क्वेश्चन ये 7 देखो, 2023 35 से, तो 20 और इसको आपने 35 से डिवाइड करना है। तो इसको क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, 2023 और इंटू 2023 रेज टू पावर 2022 एंड डिवाइडेड बाय 7 into 5। और आप ये ऑब्जर्व करो, क्या 2023 इज डिविजिबल बाय 7? यस। हाउ मेनी टाइम्स? हाँ, क्या नहीं है? अरे है ना, 2021 नहीं है, 2023 तो है। कितने टाइम्स? 2023 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 कितना? 2 6 2 8 9। तो क्या मैं इसको हटा करके ऐसे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 289 इंटू 2023 2022 और ये 5। तो आप इसको सॉल्व करो और रिमाइंडर कैलकुलेट करो, और जो रिमाइंडर आएगा ना, तो आपको ये थोड़ी करना है, आपको तो ये करना है। तो इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में तभी तो ये आएगा, और डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये आएगा। इसका मतलब इसके रिमाइंडर को भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका रिमाइंडर आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट नहीं है, 5 तो छोटा नंबर है ना। तो आप इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करो और 2023 के रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल लगा लो। ये करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। और इसका जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज यहां भी आप 7 से मल्टीप्लाई, 1 आ गया। देखो ये तो 3 आएगा, वो 3 है लास्ट। ये तो 3 है ना, ये तो 3 है, और ये कितना है? ये -1 है। -2 ले लेंगे, -2 लेके क्या करेंगे? 4 करेंगे ना, 4। हाँ हाँ, ये भी कर सकते। तो इसका तो -1 हो गया, इसका ये -1 हो गया, और इसका -2, बल्कि इसको हम लिख देते हैं 4 रेज़ टू पावर 1011। तो इसका -1, तो -1, तो 1 आ गया, 1 है, ठीक है। इसका आंसर 1 है। हाँ 1 नहीं है, हाँ इसका आंसर 7 है, राइट। इसका आंसर 1 नहीं है, इसका आंसर 7 है। मतलब ये मैं डिटेल में भी बता सकता हूँ, अभी आप लोग ट्राई करो अपने एंड से। इसका आंसर लेकिन 7 है, तो समझ में आ गया ना। तो आप ये वाली टेक्निक यूज करोगे, स्पेशली जब इस तरह के थोड़े लेकिन हाँ, इसमें आपको एक चीज ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे 35 का जो फैक्टर होता है वो होता है 7 into 5, तो इसमें से एक से तो ये पूरी डिविजिबल हो जाए तभी ये रूल काम करेगा। तो सेम चीज आप इसमें भी कर सकते हो, 8th वाले में, 7th वाले में, नहीं 8th है, 8th। सेम चीज आप 8th वाले में भी कर सकते हो। 8th वाला तो ये तो बहुत घटिया क्वेश्चन है, 8th वाला मैंने ही लिखा क्या? नहीं यार, 8th वाले में 22 हटा दो, 24 करो उसको, नहीं तो ये बेकार क्वेश्चन बन जाएगा। 24, हाँ 2024 रेज़ टू पावर 2024 डिवाइडेड बाय 24। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। 8th वाले में 24 कर देना, 22 को 24 कर देना, नहीं तो 22 से पता है वो पूरी तरह से डिविजिबल है, आंसर 0 आएगा, तो मजा ही क्या है फिर। अच्छा ये सबको समझ में आया ना, ये मेथड इसमें। इसको बाकी आप 5 से आराम से कर लो अपने अकॉर्डिंग, धीरे धीरे, और मल्टीप्लिकेशन रूल लगा करके रिमाइंडर क्या आएगा। नहीं आता है तो बताओ, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे होगा। इसका -1 ही है, इसको हाँ ये है ना आपका क्वेश्चन, तो ये है, इसका -1 आ रहा होगा राइट, और इसका कितना आएगा?
तो कितना हो गया आंसर? 1 हो गया। लेकिन आपको ये थोड़ी करना है, आपको तो ये करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। नहीं 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 नहीं, समझे नहीं। देखो ये जो है ना, ये कैसे आएगा? जब आप न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट दिस। इसलिए इसके रिमाइंडर को भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द रिमाइंडर ऑफ दिस। ये कंसेप्ट है। जैसे यहां पर हमने यही तो सीखा। हाँ, इसका आंसर 7 है। तो हमारे लिए ये करना डिफिकल्ट है, 35 से डील करना डिफिकल्ट है, और ये वाले कंसेप्ट से आप ये समझ सकते हो। 2024 वाला भी ऐसे ही करना, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। करेक्ट, 7 आंसर आएगा। ठीक है, 23 तक ही हमें आज करना है। आज सिर्फ हम 23 तक ही करेंगे, और फिर मंडे को विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्या आंसर आ रहा है? करेक्ट, 16 इज द आंसर। into 2024 raised to power 2023 and whole divided by 24 है ना। तो आप क्या करो, 4 से तो काम बन ही जाएगा। अच्छा, 8 से बन रहा है क्या? तो 8 2 टाइम्स एंड 4 2 5 2 4 3, और ये कितना है? 3। तो आपका, आप सोचो कि आपका ये क्वेश्चन आपको ये सॉल्व ही नहीं करना है। आपको क्या सॉल्व करना है? 253 into 2024 रेज टू पावर 2023 डिवाइडेड बाई 3, ये सॉल्व करना है आपको। दोनों को मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फैक्टर्स नहीं, आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना था। अब देखो 3 से करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 3, ये 1 आएगा मेरे ख्याल से। एक बार चेक करो, अगर इस रिमाइंडर 1 आएगा, 1 आएगा ना, और 2024 को -1 आएगा। 2 2 कितना? 1 4, हाँ -1, तो इसको -1 आएगा। वो भी -1 रेज़ टू पावर 2 2 2 3, तो ये -1 हुआ और ये 1 हुआ, तो -1 हुआ। -1 + 3 कितना? 2। इसका रिमाइंडर 2 आएगा ना, और 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, तो आंसर हो गया 16। रिमाइंडर इज 16। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तभी इसका आएगा आपको, इसका आंसर हो गया 16। ठीक है, तो विल स्टॉप नाउ। बाकी आपको क्वेश्चन करना है, आप घर पे कर सकते हो।